सीरियस हो जाते हैं। चालू है। नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान का इतिहास की जो हमारी क्लास चल रही है इसमें हम लोग मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने जो मेवाड़ का गुहिल राजवंश है इसकी रावल शाखा को समाप्त कर दिया है। रावल शाखा के अंतिम नरेश जो हैं रावल रतन सिंह, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद से हम आगे देखते हैं कि अब जो गुहिल हैं वो गुहिलों के राजा कौन से राजा आगे वापस आते हैं, अपनी सत्ता स्थापित करते हैं और गुहिल किस प्रकार से मेवाड़ पर पुनः प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, जैसे ही रावल रतन सिंह की सत्ता समाप्त होती है, इन्हीं के समकालीन एक स्थान है सिसोदा। सिसोदा आपको पता होगा, हमने एक व्यक्ति को पढ़ा था रण सिंह या कर्ण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह जो नाम के राजा हैं, उन्होंने क्या किया था, अपने दो पुत्रों, एक का नाम है शेम सिंह और दूसरे का नाम है राहब। तो राहब को दिया था सिसोदा। राहब को क्या दिया गया था? सिसोदा। और ये जो सिसोदा है, इस सिसोदा की जागीर में रहते हुए राहब ने अपने नाम के आगे राणा लगाया था। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अच्छा, राहब की एक बड़ी जोरदार रोचक कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ वंश के जो राजा हैं वो कभी भी शराब और मांस आदि को हाथ नहीं लगाया करते थे। अमूमन राजपूत राजाओं में, क्षत्रिय राजाओं में शराब आदि जो है बहुत आम बात है। आज भी क्षत्रिय राजपूतों में आप देखोगे, आज भी उनके विवाह आदि में शराब तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। शराब और साथ ही साथ में जो मांसाहार है इसको बहुत आम माना जाता है। लेकिन गुहिल वंश के जो राजा हैं उनका एक बहुत दृढ़ संकल्प यह था कि वो लोग शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राहब की तबीयत खराब होती है और राहब की जब तबीयत खराब हुई तो लोगों ने कहा कि साहब थोड़ी सी चढ़ा लीजिए। लेकिन राहब जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो पूर्व जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और मैं भी नहीं लगाऊंगा। तो तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। कुछ सामंतों ने सजेस्ट किया वेद जी को कि आप तो एक काम करो, औषधि में मिला करके पिला दो और कह देना कि दवाई है। राहब को दवाई दी गई और उन्हें नींद वगैरह आई, उन्होंने आराम किया। बाद में जब वो ठीक हुए और खूब खिलखिला के चलने लगे तो लोगों ने कहा कि आप ठीक हो गए हो, स्वास्थ्य अच्छा आपका? उनका सही है यार, और बिना दारू के ठीक हुआ हूँ, तुम लोग कह रहे थे। तो एक व्यक्ति ने बोल ही दिया कि अरे आपको उस दिन हमने दारू पिला दी है। राहब को इतना बुरा लगता है कि राहब सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक धातु होती है जिसका नाम है सीसा, लेड जिसे हम कहते हैं, तो शीशे को पिघला करके पी जाता है राहब। इसीलिए राहब जो है सीसो दिया, मतलब उसको क्या दिया गया था? सीसा। खुद को क्या दे दिया है? सीसा दिया है। इस कारण इस शाखा को सिसोदिया शाखा भी कहते हैं। और इस सिसोदा का नाम भी शायद लोग ऐसा बताते हैं, जनश्रुतियां हैं, कितनी सही कितनी गलत है इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। बाकी यह है कि ऐसी घटनाएं उनके बारे में बताई गई है। और राहब जो है वो सिसोदिया शाखा के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो ध्यान रखें भाई, राहब की इतनी जानकारी हम क्यों लाए? क्योंकि राहब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अगली जो सत्ता स्थापित होने वाली है उसके बारे में। राहब किसके समकालीन है? इनके भाई शेम सिंह के बाद में आगे सामंत सिंह के बाद में सामंत सिंह पराजित हुए। उनके भाई आगे कुमार सिंह, फिर मंथन सिंह, फिर पदम सिंह, फिर जैत्र सिंह और फिर उनके बेटे तेज सिंह, फिर समर सिंह आगे और फिर रावल रतन सिंह आगे। इस प्रकार से आपकी रावल शाखा समाप्त हो चुकी है। अब शेम सिंह की जिस प्रकार से पीढ़ियां चली है, ठीक उसी प्रकार से राहब की पीढ़ियां चली है। और रावल रतन सिंह के समकालीन राहब का एक उत्तराधिकारी था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो चित्तौड़ का शाखा हुआ था, चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ था? पहला शाखा। चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा है, इसमें ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी लड़ने आए। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं।
ध्यान रखें, ठाकुर लक्ष्मण सिंह इस चित्तौड़गढ़ के साके में काम आए थे, लेकिन इन्हीं ठाकुर के एक पुत्र थे जिनका नाम था हरि सिंह। इनका नाम क्या है? हरि सिंह। और हरि सिंह जी की एक बड़ी ही रोचक कहानी है जो अपने जो भाट साहित्य है उनमें बड़ी ही प्रचलित है कि हरि सिंह जी क्या करते हैं, एक बार शिकार खेलने जाते हैं। इस कहानी का मोहम्मद नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड आदि भी समर्थन करते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो किस्से कहानियों में भी थोड़ा बहुत सिमटा होता है। उस जैसी घटना नहीं रही होगी तो उससे मिलती जुलती घटना होती ही है। तो हरि सिंह जी क्या करते हैं, एक बार शिकार खेलने जाते हैं, और शिकार खेलने गए तो अपने दोस्तों के साथ गए, अकेले तो जाएंगे नहीं। और शिकार था जंगली सुअर का। इसका जंगली सुअर का। जंगली सुअर का शिकार बड़ा कठिन माना जाता है। और रास्ते में क्या है कि इन्हें एक कन्या मिलती है। कन्या बड़ी बहादुर होती है। होता क्या है कि इनका एक मित्र जो है उस कन्या पर एक कमेंट पास कर देता है। तो कन्या के पास एक रस्सी होती है और रस्सी का ना इस प्रकार से फान लगा करके फेंकती है, उस इनके घुड़सवार दोस्त को नीचे गिरा देती हो। तो हरि सिंह जी और उनके दोस्त सोचते हैं कि लड़की ने गिरा दिया इसको, कितना कमजोर आदमी है, क्या ही घुड़सवार बनेगा रे तू। तो हरि सिंह जी के मित्र की बड़ी फजीयत हुई। फिर वो आगे गए, उन्होंने जंगली सुअर को देखा, उसके पीछे गए, शिकार करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच क्या होता है कि हरि सिंह जी का जो शिकार है वो भाग करके उसी कन्या के खेत की तरफ आ जाता है जो इन्हें भी अभी मिली थी। उस परिचय भी बड़ा कठिन परिस्थिति में हुआ है। तो वो जो कन्या है उसके खेत में जैसे हरि सिंह जी और उनके मित्र जाने लगते हैं तो वो कन्या मना कर देती कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारा जो शिकार है वो चला गया है। कन्या कहती कि नहीं, आप इसमें नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि तो किससे मना करे, ये ठाकुर साहब के बड़े बेटे हैं, होने वाले राजा हैं, सिसोदा के राजा, इससे कैसे मना कर सकती है तू। उन्होंने कहा कि ये कोई भी हो, लेकिन मेरा खेतों का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। रही बात आपके शिकार की तो मैं उसे आपको ला करके दे दूंगी। उन्होंने कहा कि ये हमसे नहीं मरने में, तू मार करके दे देगी। उसने कहा कि बिल्कुल। कन्या बड़ी बहादुर थी, वो अपने खेत के अंदर जाती है और उसको मार करके ला करके और उनके समक्ष प्रस्तुत कर देती है कि ये लो आपका जंगली सुअर, आप इतों से नहीं मर रहा, मैं मार सकती हूँ उसको। हरि सिंह जी को लगा यार लड़की बड़ी बहादुर है, ऐसी बहादुर कन्या से तो क्यों ना विवाह किया जाए। उसने कहा कि पहले तो इंस्टा आईडी दे दो, अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो फिर आपके घर का पता दे दो, घर का पता भी नहीं दे तो कम से कम पिताजी का नाम ही बताओ। क्यों? क्योंकि ब्याह तो करना ही है। हरि सिंह जी राजा का बेटा है, राजा के बेटे खतरनाक हुआ करते थे उस समय, जिद। तो उस कन्या ने अपने पिता का नाम और पता दे दिया कि भाई इंस्टा आईडी, बयान, शादी का कार्ड सब वही करेंगे प्रबंध, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हरि सिंह जी क्या करते हैं, उस कन्या के पिता के घर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं सिसोदा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का बड़ा पुत्र हूँ और मैं आपकी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। और वो जो गरीब किसान होता है वो कहता है कि भाई ठाकुर साहब खुद राजा जी आ गए तो क्यों नहीं ब्याह करेंगे। उन्होंने कहा तुरंत करा देते साहब। बुलाया पंडित जी को, कन्या को खेत से बुलवाया, चलो मंडप वगैरह तैयार करा करके और तुरंत ब्याह कर दिया उसने। तो कि भाई राजा का बेटा का मन है, बाद में बदल गया तो क्या करेंगे। कन्या से शादी कर ली अरिजीत सिंह ने, सॉरी हरि सिंह ने, अरिजीत सिंह गलत याद आ गया, गाने वाने सुनते रहते हैं आजकल। तो हरि सिंह जो है वो शादी कर लेते हैं उस कन्या से। और उस कन्या को अब जैसे ही ले जाने लगे घर पे तो हरि सिंह को याद आया कि बापू अपना भी खतरनाक है, जूता 12 नंबर का पहनता है। और उसे पता लग गया कि हम शादी करके अगर बिना बताए तो बहुत पड़ेगी, वही घर पे जाते हैं। बगल वाले दोस्तों ने भी कहा, जिसको गिराया था उसने कहा कि तेरा बापू पता है बेटा, मेरी फजीयत पर असर है ना तुम लोग, आज देख मैं बताता हूँ तेरे घर वालों को। हरि सिंह ने कहा रुक जा, अभी कोई कुछ घर पे नहीं बताएगा, और भाई मजे लेना है तो बाद में मैं पार्टी दे दूंगा बोले कुछ भी, लेकिन यहाँ पर तो बख्श दो। हरि सिंह जी जो क्या करते हैं कि अब क्या करें, ब्याह तो कर लिया है, लड़की को अब उसके घर भी नहीं भेज सकते, अपने घर भी नहीं ले जा सकते। राजा के बेटे की कमी किस बात की, एक घर खरीदा उसके लिए, एक कोठरी, और उसको वहां पर रखा। उससे कहा कि भाई अब थोड़े बहुत दिन एडजस्ट करो, ब्याह तो हो ही गया, शादीशुदा है हम, लेकिन घर वालों को मैं थोड़ा समझा बुझा करके देखूंगा, मौका ठीक रहेगा तो बापू को बता दूंगा। हरि सिंह जी जो हैं वो उस कन्या को एक अलग ही कोठरी में रखते हैं, अलग जगह पर रखते हैं। अपने भाइयों को, दोस्तों को पता है तो स्वाभाविक बात है कि भाइयों को पता लग जाएगी, क्योंकि दोस्त इतने भी ज्यादा राजदार नहीं होते हैं, मजे लेने की बात तो बता ही देते हैं। बापू के अलावा उनके सारे भाइयों वगैरह को बता देते हैं कि भाई ने कांड कर दिया उधर जा करके, शिकार खेलने गया था तब। तो
हरि सिंह जी जो हैं अब समस्या है, दोहरे जीवन जी रहे, उधर एक परिवार भी चला रहे, इधर बापू के साथ भी रहते हैं। कई बार कोशिश भी की कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह को बता दे, लेकिन जूता दिख जाता पहले ही 12 नंबर वाला, तो उन्हें लगा कि नहीं बताते, नहीं बता पाते। बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो हरि सिंह जी हैं और इनके जो 7 भाई हैं वो सब के सब जाते हैं यहाँ पर, और इस युद्ध में सब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाद में इनके एक भाई थे अजय सिंह। अजय सिंह क्या करते हैं, अजय सिंह जीवित बच जाते हैं, और हरि सिंह का जो वो राजकुमार था उसका नाम था हम्मीर। हम्मीर, इस राजकुमार के बारे में इनके भाई अजय सिंह को बताता है कि भाई हमारे भैया का ही पुत्र है, तो वो उसको और उसकी माँ को सिसोदा ले आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोग राजा के खानदान के ही हो, भैया नहीं ला पाए, परिस्थितियां ऐसी थी, तो हम्मीर को बाद में अजय सिंह ले आते सिसोदा। अच्छा, अजय सिंह का भी एक पुत्र था जिसका नाम है सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह जो है वो हम्मीर के साथ ही बड़ा हो रहा है। अब हम्मीर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया, ताकतवर होता गया, उसे पता लगा कि भाई अपना जो क्षेत्र है वो चित्तौड़ तक राज हुआ करता था, बहादुर बड़ा बच्चा था। एक बार क्या होता है कि इनके क्षेत्र में, अजय सिंह जी के क्षेत्र में एक मुंजा नाम का डकैत आ जाता है। वो क्या करता है कि लूटपाट किया करता था, चुंगी कर वसूला करता था और आने जाने वाले यात्रियों को बड़ा परेशान करता था। तो उस मुंजा नाम के जो डाकू है, उस डाकू को पहले सज्जन सिंह को, भाई पहला अधिकार किस पे होता है, अपने बेटे पर होता है। तो अजय सिंह जो है सज्जन सिंह से बोलता है कि जाए इसको भगा कर। क्या वो क्या करता है कि जाता तो है, लेकिन सज्जन सिंह हार करके आ जाता है। अमीर ने कहा कि चाचू मैं जाता हूँ, देखे। उसने कहा भाई तू मत जा यार, तू जाएगा तुझे कुछ हो गया तो मैं बड़े भाई को क्या जवाब दूंगा, मैं ही जाकर के मार आता हूँ। नहीं नहीं, एक बार एक मौका मुझे भी दो। और अजय सिंह कहते जा, देखते तो हैं तू कितना बहादुर है। अमीर जाता है, उस मुंजा का माथा काट देता है, उस मुंजा नाम के डाकू को हरा करके, और अमीर विजेता बन जाता है। तो अजय सिंह जी को लगता है कि यार बड़ा बहादुर लड़का है, और स्वाभाविक है कि बड़े भाई का बेटा है तो राजा भी सही बनना चाहिए। तो वो उस घटना की जस्ट बात क्या करते हैं, अमीर का राज तिलक कर देते हैं, कह देते हैं कि होने वाला सिसोदा का जो युवराज है वो ये है, राजा भी यही बनेगा। इस बात से ऑफेंड हो गया सज्जन सिंह। उसे लगा कि बापू ने मुझे नीचा दिखाने के लिए इसको तुरंत ही इसका राज्याभिषेक कर दिया है, प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, लेकिन अभी क्यों किया है, मुझे नीचे दिखाना चाहता है। तो सज्जन सिंह हो जाता है नाराज और वो चला जाता है महाराष्ट्र। और बाद में महाराष्ट्र में इन्हीं सज्जन सिंह की पीढ़ियों में, जिन्हें आप छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हो, बड़े मराठे साम्राज्य के जनक जो हैं, वो इन्हीं की पीढ़ियों में पैदा होते हैं। और वो खुद को बताते हैं गुहिल, बताते नहीं वो हैं, क्योंकि वो सज्जन सिंह जी के ही वंशज हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं की वंशावली में आते हैं। अब इधर क्या होता है, अमीर को युवराज घोषित कर दिया है, परंतु अभी तक अमीर युवराज है सिसोदा का। उसे लगने लगा कि यार अपन इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हुआ करते थे चित्तौड़ के, और चित्तौड़ के राजा थे हमारे रतन सिंह जी, हमारे दादा जो हैं वहाँ वीर गति को प्राप्त हो गए, और यहाँ पर अधिकार हो रखा है किनका, खिलजियों का। अच्छा ध्यान रखें, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां को चित्तौड़ सौंप दिया था। खिजर खां ने क्या किया, मुछाड़ा मालदेव को चित्तौड़ सौंपा था। मुछाड़ा मालदेव जो हैं वो सोनगरा चौहान है, और मुछाड़ा मालदेव क्या करते हैं, अपने पुत्र बनवीर को, कई कई जगहों पर जैसा भी लिखा हुआ है भाई, तो अपने पुत्र बनवीर को राज्य सौंप देते हैं, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का। और कालांतर में जब हम्मीर युवा हुए, ध्यान रखें 1303 में ये शाखा हो गया था, लेकिन 1326 के आसपास हम्मीर जो है आसपास के अपने जो सामंत थे पहले के, उनके जो बचे हुए शक्तिशाली लोग थे, उन सबको इकट्ठा करते हैं, अपनी सेना संगठित करते हैं, और फिर क्या करते, एक व्यक्ति होते हैं बारूजी बारट, वो बड़े सहयोगी थे हम्मीर के, तो वो सब मिलकर के और इस बनवीर को पराजित करते हैं, चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, और 1326 में पुनः बुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं मेवाड़ में,
और वापस से अपने अधिकार में ले लेते अपने खोए हुए क्षेत्र को। तो ध्यान रहे हम्मीर के विषय में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। हम्मीर आ जाएंगे अब, राणा हम्मीर, राणा हम्मीर 1326 में क्या करेंगे, चित्तौड़गढ़ जीत लेंगे और 64 तक यहां पर राजा रहेंगे। अब हम्मीर जब जैसे ही राजा बनेंगे तो हम्मीर की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वो राणा की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। तो राणा सत्ता आप इसे कह सकते हो, राणा सत्ता के संस्थापक है कौन, हम्मीर। राणा हम्मीर ने क्या किया है, राणा सत्ता को पुनः एस्टेब्लिश किया है, वापस से स्थापित किया है। इससे पहले रावल सत्ता चल रही थी शेम सिंह के काल से ही। अब जैसे ही ये राणा सत्ता के संस्थापक बने तो इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये मेवाड़ के उद्धारक हैं। क्या ये मेवाड़ के उद्धारक हैं, मेवाड़ का उद्धारक इनको कहा जाता है। अच्छा, मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा गया है भाई, उद्धारी तो किया है मेवाड़ का, वरना मेवाड़ में बचाया क्या था। खिलजियों अगर राज में चले गई थी, खिलजियों ने चौहानों को सौंप दी थी और टैक्स ले रहे थे दिल्ली वाले और लगभग गुइल खत्म हो गए थे यहाँ से। तो ऐसी परिस्थितियों में वापस से पुनः उद्धार किया है किसने, राणा हम्मीर ने, और राणा सत्ता की स्थापना की। ध्यान रहे कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोनों राणा कुंभा के टाइम की है। उनमें इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसका अर्थ होता है विषम परिस्थितियों में सिंह के समान, पंचानन का मतलब होता है शेर। तो विषम घाटी पंचानन कहा गया है, कुंभलगढ़ अभिलेख में कहा गया है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, साथ ही साथ कुंभलगढ़ अभिलेख भी याद रखना, दोनों जगह पर लिखा हुआ है इनको। राणा कुंभा, राणा कुंभा क्या करते हैं, एक ग्रंथ लिखते हैं। राणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। राणा कुंभा बड़े ही विद्वान राजा हुए हैं। इन्होंने इस ग्रंथ में वीर राजा कहा है इन्होंने। हम्मीर क्या है, वीर राजा है। एक व्यक्ति वह है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इनको प्रबल हिंदू कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू कहते हैं, प्रबल हिंदू। ऐसा कहते हैं कि हम्मीर एक जीवित राजवंश, एक जीवित राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो गए। हम्मीर एक ऐसा प्रबल हिंदू है जो जीवित बचा है राजाओं की श्रेणी में, बाकी राजवंश जो है लगभग नष्ट हो चुके हैं। क्योंकि हम्मीर के समकालीन जितने भी लोग थे, राजा थे, राजपूत राजा थे, उन सबको लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया था। आप देखोगे तो इनके समकालीन ज़्यादातर चौहान राजा थे, जैसे कि कानर देव चौहान है, जालौर वाले हैं। रणथंभौर के जो हम्मीर वो अलग हैं, रणथंभौर के हम्मीर अलग हैं। हम्मीर देव चौहान वो भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मारे गए थे। तो सब लगभग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में बहुत सारे साके हुए राजस्थान में, और अधिकांश राजवंशों को नष्ट करता हुआ निकल गया था। लेकिन राजपूतों की खास बात यह रही है क्षत्रिय राजाओं की कि कोई भी नहीं झुका, सबके सब लड़ते हुए मर गए। इसीलिए बड़ा ही जुंजारू क्षेत्र है राजस्थान, छोटा सा एरिया है, लेकिन इसको कॉन्कर करना बहुत मुश्किल रहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी एक राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसमें हर जगह उसको खुद जाना पड़ा था कि जाकर के वहां पर कूटनीति की गई, चालें चली गई, महीनों तक वो बाहर पड़ा रहा। बाकी सब जगह फिर उसका एक हिजड़ा था मलिक गफूर नाम का, उसने जीत लिया था बाकी भारत को। तो वो बड़े प्रतापी राजा हुए राजस्थान के, छोटे छोटे क्षेत्रों में बड़े महान राजा हुए। तो रावल रतन सिंह उनमें से एक थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है प्रबल हिंदू। ध्यान रखें, मेवाड़ का उद्धारक का प्रश्न यदि आए तो दो व्यक्ति मेवाड़ के उद्धारक हैं। राजाओं की श्रृंखला में राणा हम्मीर हैं, और यदि प्रधानमंत्रियों की बात आ जाए तो फिर कौन है, भामाशाह है। क्योंकि भामाशाह भी मेवाड़ के उद्धारक है। मेवाड़ का उद्धार करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। राणा को ऐसे समय पर सहायता प्रदान की है जबकि उन्हें
अरे अगर आप युद्ध करोगे, आपके क्षेत्र को पुनः जीतना है, तो स्वाभाविक रूप से पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने जो दान दिया है उसके लिए उनको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। परंतु भामाशाह जो है वो प्रधानमंत्री है। तो यदि प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री को मेवाड़ का जो है उद्धारक कहा जाता है, तो वो स्वाभाविक रूप से भामाशाह है। लेकिन यदि किस शासक के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर वो कौन है? राणा हम्मीर है। तो ये डाउट क्लियर रखना है भाई, दो व्यक्ति उद्धारक है, दो व्यक्तियों को एक सेम जैसी उपाधियां मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दोनों के नाम याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम राणा हम्मीर के बारे में। तो राणा हम्मीर जो है, अब चूंकि वापस से शक्ति स्थापित की है, इससे पहले जो है दिल्ली वालों का अधिकार हो रखा था। तो दिल्ली वालों को लगा यार कि जो चित्तौड़ वाला एरिया है वहां से टैक्स आना बंद हो गया, और ऐसा कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, पता लगाया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मेवाड़ का एक नया राजकुमार था वो राजा बन चुका है, और उसके राजा बनने के कारण वहां पर उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया है। तो दिल्ली के राजा को बुरा लगा, और दिल्ली का एक सुल्तान होता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण कर देता है मेवाड़ पर, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध, अच्छा सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में हुआ है भाई, बांसवाड़ा में हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक राणा हम्मीर से लड़ते हैं, राणा हम्मीर, दोनों में लड़ाई हो गई। अब यदि ये युद्ध होगा तो स्वाभाविक बात है कि एक पक्ष जीतेगा और एक हारेगा, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बुरे तरीके से हराया था कि इन्होंने, राणा हम्मीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को बंधक बना लिया था इन्होंने, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इन्हें 3 माह कैद किया, और बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने हाथाजोड़ी की और निवेदन किया, उन्होंने विनय किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को रिहा किया था, और पैसे लिए थे, 50 लाख रुपए लिए हैं, रणथंबोर का क्षेत्र लिया है, अजमेर का क्षेत्र लिया है, तो कई सारा भूखंड इससे छीन करके और फिर इसे रिहा किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह बंदी बनाया था इन्होंने, 3 माह बंदी बनाया, रणथंबोर, अजमेर आदि क्षेत्र को छीना, और तब जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ा था। तो दिल्ली वालों को राजस्थान के राजा अक्सर हरा दिया करते थे। मध्यकाल में तो कई बार कई राजा यहाँ से हार करके गए हैं दिल्ली वाले, ध्यान रखना है भाई, बड़े महत्वपूर्ण शासक हैं राणा हम्मीर। राणा हम्मीर के बारे में और क्या बातें ध्यान रखनी है, तो राणा हम्मीर जो हैं वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाते हैं। किनका? अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा माता, क्या और ऐसे माता का मंदिर बनवाते हैं, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाते हैं चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। इन्हें बरबड़ी देवी भी कहा जाता है, बरबड़ी देवी, और इनकी इष्ट देवी है, आराध्य देवी है, ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा हम्मीर जो हैं, हम्मीर के माता पिता के विषय में ध्यान रखना है भाई। पिताजी कौन है? पिता हरि सिंह है, और माता जो है उर्मिला देवी है, उर्मिला देवी है। इसके अलावा हम्मीर की पत्नी थी सोनगरी रानी, इनकी पत्नी है सोनगरी रानी। सोनगरी सोनगरी रानी। इनके पुत्र हैं खेता, इनके पुत्र कौन है? खेता है, राणा हम्मीर, राणा। तो ध्यान रखें इनको आप। राणा हम्मीर बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए हैं भाई इतिहास के। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने राणा सत्ता की स्थापना की है, और मेवाड़ का संस्थापक, मेवाड़ का उद्धारक इन्हें कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन इन्हें कहा जाता है,
ऐसा कहाँ कहा गया है साहब? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है, कुंभलगढ़ अभिलेख में कहा गया है। राणा कुंभा जो है अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में इनको वीर राजा की उपाधि दे देते हैं। राणा हमीर जो है इनके बारे में कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा है कि हमीर जो है वो प्रबल हिंदू है। मोहम्मद बिन तुगलक का इनके समय पर आक्रमण होता है और मोहम्मद बिन तुगलक कहीं और का नहीं, दिल्ली का शासक हुआ करता था। दिल्ली के राजा को हरा करके और इन्होंने सिंगोली का युद्ध जीता था। सिंगोली का युद्ध जो है वो बांसवाड़ा में हुआ है। इस मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह तक बंदी बनाया है, रणथंबोर का और अजमेर का क्षेत्र लिया है, 50 लाख रुपए लिए हैं, उसके बाद छोड़ा था। इनके पिता हरि सिंह है, माता उर्मिला देवी हैं, पत्नी सोनगरी रानी है और इनके पुत्र खेता हैं। इन्होंने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया चित्तौड़गढ़ में, इनको बरबड़ी देवी भी कहा जाता है। तो यह है अपने कौन? राणा हमीर। राणा हमीर के पुत्र राणा खेता की अगले राणा बनेंगे राणा खेता। राणा खेता बहुत ज़्यादा बातें नहीं इनमें। ये 1382 से लेकर 1364 से लेकर के 82 तक राजा रहे हैं। और राणा खेता जो हैं उनके बारे में याद रखना है कि भाई राणा खेता के काल में मेवाड़ और मालवा में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मेवाड़ और मालवा में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस संघर्ष को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? तो राणा खेता हैं। संघर्ष प्रारंभ हुआ, ध्यान रखें। मालवा का एक शासक था जिसका नाम था, मालवा का जो अमीर है उसका नाम है दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी को राणा खेता जो होते हैं वो पराजित करते हैं। तो पहले ऐसे राजा हो जाएंगे जो मालवा वालों को पराजित करे। दिलावर खां गोरी को पराजित किया था इन्होंने और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बाद में मालवा वालों से पीक पर लड़ाई हुई थी राणा कुंभा के समय में। हम यथास्थान देखेंगे, महमूद खिलजी प्रथम को बहुत बुरा है रहा था उन्होंने। इसके बाद में राणा खेता के बारे में क्या बात है ध्यान रखनी है कि इन्होंने जो है वो इनकी एक खातिन पत्नी थी। इनकी 2 संतानें हैं, एक का नाम है चाचा और एक का नाम है मेरा। मैं पहले मेरा नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा और चाचा एक साथ लिख दूंगा तो आप बाद में सोचोगे नोट्स को देखते हुए कि मेरा चाचा कब लड़ने चला गया या कब पैदा हो गया उधर। तो ध्यान रखना, चाचा और मेरा इनकी खातिन पत्नी की संतानें हैं। ध्यान रखें, जो भी ऐसे राजकुमार होते थे या ऐसे संतानें होती थी राजाओं की जो किसी राजकुमारी से उत्पन्न नहीं होते थे, यानी किसी राजा की बेटी से उत्पन्न नहीं होते थे, उनको अनौरस संतानें भी बोल दिया जाता था। उनको अनौरस संतानें भी कहा दिया जाता था। ये इनकी परदायत या पासवानों से उत्पन्न हुई संतानें होती थी। परदायत या पासवानों से उत्पन्न हुई संतान हुआ करती थी। इसको हम जो इनको राजा जो होता था जागीर देता था, सम्मान देता था, अपना राज्य का अंग भी रखता था, उनको बराबर सम्मान होता था उनका, परंतु उनको राजा नहीं बनाते थे। उत्तराधिकार संघर्ष कम कर देते थे और कई सारे फायदे इनके हुआ करते थे। तो ध्यान रखना है, राणा खेता की अवैध संतान है, चाचा और मेरा है। चाचा और मेरा बाद में बड़े काम आएंगे अपने। इसके बाद में याद रखना है, राणा खेता जो है, राणा खेता अपने इनके काल में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं और जो बूंदी के राजा हैं वो है लाल सिंह हाड़ा। बूंदी के राजा लाल सिंह हाड़ा और राणा खेता के मध्य लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। ऐसा कहा जाता है कि राणा खेता जो होते हैं इस बूंदी के संघर्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ लाल सिंह हाड़ा भी इनके साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोनों के दोनों राजा जो हैं वो इस युद्ध में मारे जाते हैं।
और इस प्रकार से ये अपने दोनों राजाओं को आपको ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम जो है इससे आगे की चर्चा करेंगे। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये वीडियोस पहुंचते रहें और अच्छा सपोर्ट दिखाएं भाई। इसके बाद हम इंटरेस्टिंग क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।